अस्सलाम वालेकुम सामीन व हाज़रीन। आज 19 अप्रैल 2021 और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के नए एडिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नातिका सरबा गरीबा हैं क्या कहिए, दम खुद हैं सब कि क्या कहें सूरत हाल में कि जो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। इससे पहले कि सूरत हाल की गहराई में जाएं, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले एडिशन आप तक पहुंचते रहें। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला अजीब हुआ। पहले उस 3 दिन के धरने में और सड़कों के ब्लॉक किए जाने में और मोटरवेज़ के ब्लॉक किए जाने के बाद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद जलाओ घेराव निजी इमलाक का, सरकारी इमलाक का, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही उसे कलअदम और ममनू करार दे दिया गया एंटी टेररिस्ट लॉज के तहत, और जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है 1997 का उसकी दफ़ा 11 के तहत। इसके बाद एक पैगाम नशर कराया गया और वो पैगाम था लिखा हुआ कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी का, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप तमाम सड़कें खाली कर दें और धरना छोड़ दें और वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को, और वापस चले जाएं जहां से आप अपने घरों से आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अगरचे सड़कें खाली हुई, धरने की जगह खाली हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी जगह यतीम खाना चौक जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन लाहौर के करीब है, वहाँ पर एक धरना बदस्तूर रहा। और वो धरना इस तरह का था कि उसमें पूरे पाकिस्तान से लाहौर आने वाली ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जाने वाली ट्रांसपोर्ट तमाम बंद होकर रह गई। फिर अचानक कल 18 अप्रैल को एक और वाक़या हुआ। बताया गया कि थाना नवाकोट पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक मुतशद्दिद कारकुनों ने हमला किया और पुलिस और रेंजर्स के 12 लोगों को, जिनमें एक डीएसपी भी शामिल थे, उनको वो अगवा करके ले गए और अपने हेडक्वार्टर में उन्हें कहीं छुपा दिया। साथ ही में वो एक ट्रक को भी ले गए, ऑयल टैंकर को, कि जिसमें 50,000 लीटर पेट्रोल था। और फिर पेट्रोल बम और तेज़ाब बमों की भी खबर आने लगी कि जिससे उन्होंने पुलिस पर वो बम बरसाए और पुलिस ने भी उसके जवाब में गोलियां चलाईं। फिर कुछ और ख़बरें मिली कि कुछ लोग थे, उन्होंने पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उन्होंने आकर तहरीक लब्बैक के हक़ में नारे लगाए, और उससे पहले उन्होंने कुछ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी की और इसका मकसद पाक फ़ौज को बदनाम करना था। लेकिन ये मामला बहुत जल्द ही सामने आ गया कि वो लोग पाक फ़ौज के लोग नहीं थे, वो प्लांटेड लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, नौ तकर्रुरशुदा फवाद चौधरी, उनका एक अजीब व गरीब बयान आया। बयान ये था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देंगे, हम किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर हमने देखा कि आज सुबह की जब खबरें आना शुरू हुई तो पता चला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का डोल डाला जा चुका है और उसका एक सेशन भी हो चुका है, और जिसके नतीजे में बताया गया कि उन्होंने अपने 11 लोग, जिन्हें मुबैना तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद कारकुन जो मुतशद्दिद थे वो अपने साथ ले गए थे, उनको रिहा करा लिया गया है। लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि जो एक 12वां मग़वी था मुबैना तौर पर, वो 12वां मग़वी कहाँ गया, वो कौन था, उसको ज़िंदा वापस लाया जा सका या नहीं लाया जा सका, उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक, और दोनों तरफ से खामोशी है। फिर यकायक दोपहर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक और मंजर सामने, जिसमें शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक भरपूर जोशीली तकरीर की ऐन उस वक्त कि जब लाल हवेली जो रावलपिंडी में उनका घर है उसका घेराव किया जा रहा था और उनके खिलाफ मुखालफाना नारे लगाए जा रहे थे, और वहाँ जो लोग जमा थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस के ज़रिए कंट्रोल किया गया, जो बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ करने चाहते थे कि जो एक नई वारदात का पेश खैमा बन सकता था।
लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी असम्बली में तशरीफ़ नहीं लाए और उनकी जगह वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं नूरुल हक साहब वो बयान देंगे। लेकिन उनके बयान से पहले जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ वो खड़े हुए और उन्होंने इस बात को दोहराया कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को यहाँ होना चाहिए था कि ना कि ऐलान किया जाता कि वो 4:30 पाकिस्तान टेलीविज़न से कौम से खिताब करेंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म ने कोई पॉलिसी बयान देना होता है, कौम से खिताब करना होता है, वो कौमी असम्बली में देता है, वो टीवी की स्क्रीन पर नहीं देता। उनके बाद नूरुल हक साहब आए, जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना में भी वज़ीर मज़हबी अमूर रह चुके हैं। उन्होंने इस पर अपना पॉलिसी बयान देना था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी कहीं नहीं दोहराई। सिर्फ़ उन्होंने कुछ जज़्बाती तकरीरें की और कुछ वही अल्फाज कहे जो इससे पहले हर शख्स कहता चला आ रहा है और उसके बाद वो इजलास बर्खास्त कर दिया गया। फिर वज़ीर आज़म साहब आज टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और उन्होंने भी वही बातें की और उन्होंने कहा कि हम फ़्रांस से या यूरोपीय यूनियन से कैसे नाता तोड़ सकते हैं कि हमारी जो बरामदात हैं वो ख़त्म होती हैं, हमारे जो वहाँ 1.25 लाख लोग पाकिस्तान के आबाद हैं वो वहाँ से निकाले जा सकते हैं और एक बहुत बड़ा आलमी सतह का बहरान पैदा हो सकता है। तो इस पर ये एक सवाल उठा कि अगर खिला पिला नहीं सकते थे तो फिर पैदा क्यों किया था। ये मशहूर ज़माना मकालमा है शोएब मंसूर की फ़िल्म का। तो यही था कि अगर आपको ये इन बातों का इदराक था और आप ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, तो आज से चंद महीने पहले आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इस किस्म का मुआहदा क्यों किया कि कौमी असम्बली में ये मामला पुट करने के बाद पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुला लिया जाएगा और पाकिस्तान में तैनात जो सफ़ीर हैं फ़्रांस के उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो सवाल फिर वही, क्या एक जमात जिसको आप 2 दिन पहले कालादम करार देते हैं, उसे दहशतगर्द ठहराते हैं, फिर आप उसके बाद मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और नूरुल हक साहब ने बताया कि आज दोपहर तक उनके साथ 2 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं और तीसरा जो था दौर होना था आज नमाज तरावी के बाद। अब जबकि तरावी की नमाज हो चुकी है, कोई ऐसी खबर नहीं कि आज के तीसरे दौर में फिर क्या हुआ। उधर एक और जमात उलमाए कराम की, उसको आज दोपहर के बाद कोट लखपत जेल ले जाया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जो अब कलदम जमात है साद रिजवी, उनसे उनकी मुलाकात कराई गई और वहाँ पर क्या उनसे मुतालबा किया गया कि वो अपना जो पैगाम है अपने जो उनके कारकुन हैं उनके नाम वो लिख कर ना दें, बल्कि वो वीडियो पैगाम के ज़रिए ये बात अपनी करें कि वो वापस अपने चले जाएं जहाँ जहाँ से वो आए थे अपने घरों में, या वापस मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन में। जबकि उनकी तरफ से ये मुतालबा आ गया एक सामने कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उन्हें फ़ौरी तौर पर काबीना से निकाल देना चाहिए। तो ये किस किस्म के मामलात हैं? वो जो मैंने शुरू में कहा था कि तमाम लोग दम बखुद हैं कि अगर हम अपनी किसी कहे पर, अपने हुक्म पर, अपने ऑर्डर पर कायम नहीं रह सकते, अपने बयान दिए पर, अपनी पॉलिसी पर कायम नहीं रह सकते, तो फिर हम ऐसा काम क्यों करते हैं? अगर हमने आखिर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो नौजवान एक अमीर हैं जिनकी उम्र 25-26 साल है, अगर फिर हमने उनके मिन्नत तरले ही करने थे, तो फिर उनके अकाउंट फ्रीज़ क्यों किए? हमने उनको उसको कलअदम करार क्यों दिया? उसके असासे क्यों ज़ब्त किए? अगर ये सब कुछ करना था, तो फिर उनकी खुशनुदी ही हासिल करनी थी। तो ये क्यों किया? ऐसे में कि वो जो मकतूल हुए पुलिस के लोग और वो जो मकतूल हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग, उनका खून किन की गर्दन पर? ये बात मैंने कुछ दिन पहले भी की थी कि अगर नेक चलनी का सर्टिफिकेट आ गया साद रिजवी उनकी तरफ से, तो क्या हुकूमत उनकी जमात को जिसे कलअदम करार दिया जा चुका है बहाल कर देगी? लेकिन अब तो हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपना नेक चलनी का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है और उनसे मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नवाकोट थाने पर हमारी पुलिस के मुताबिक हमला हुआ था, उसका पर्चा भी दर्ज किया जा चुका है
तो क्या इस पर्चे पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी? क्या इसमें जो मुलज़िम लोग ठहराए गए हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा सके? इसके साथ ही एक और मामला जिसमें फिर हम सब दम बख़ुद हैं कि वो जो शहबाज शरीफ की ज़मानत का मामला था, जिसमें 2 जज साहबान ने अपना अलहदा-अलहदा फ़ैसला लिखा। हम उसकी तफ़सील में नहीं जाएँगे। और उसके मुताबिक प्रोसीजर यही होता है कि एक रेफरी जज मुकर्रर किया जाता है, जिसको वो दोनों फैसले भेजे जाते हैं। वो उन दोनों में से किसी एक को एंडोर्स करते हैं और जिसको वो एंडोर्स करें वही फैसला बन जाता है हतमी तौर पर। लेकिन इसकी बजाय जिस चीज़ की कभी कोई रिवायत नहीं मिलती, तो 3 जज साहबान पर, इज़्ज़त-माब जज साहबान पर एक और बेंच बना दिया गया, जो 21 अप्रैल से शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत की असर नौ समाअत करेगा। तो क्या अब जो फ़ैसला होगा, उसे 5 जजों का फ़ैसला गर्दाना जाएगा या वो 3 जज साहबान का फ़ैसला होगा? यहाँ ये भी इम्कान हो सकता है कि अगर उनमें से कोई 2 जज, जो 3 रुकनी बेंच एक तरफ हो गए, तो फिर क्या जो पहले फ़ैसला दिया जा चुका है 2 जजों का, क्या वो उसका तसलसल करार पाएगा या वो उनसे हट के फ़ैसला होगा? अगर तसलसल होगा, तो फिर एक और कानूनी अभाम पैदा होगा और इस किस्म के कवानीन के अभाम अगर अदलिया ही पैदा करती रही, तो फिर इन तमाम मामलात में एक आम लोग क्या कर सकते हैं? तो सामीन और नाज़रीन, नए एडिशन के साथ अनकरीब आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।